बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि आपको पता है कि मैं आपको आपके जानवरों के बारे में अवेयरनेस देता हूं। और आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि आपको बीमारी आने से पहले अवेयरनेस दे दी जाए, ताकि जो आपके जानवर हैं वो काफ़ी सारे मसाइल से जो है वो बच जाएं। जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं या बरसीम सरसों का चारा शुरू होता है तो जानवरों के अंदर एक बीमारी आती है, जिसको हम आम ज़बान के अंदर सरकन कहते हैं, रत मूत्रा कहते हैं, और हम टेक्निकल टर्म के अंदर उसको कहते हैं पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया क्या होता है, ये कैसे होता है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसकी अलामात क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, इसका मतलब है कि ये जानवर को बच्चा देने के फ़ौरन बाद होता है, और आमतौर पे ये केस बच्चा देने के 2 से 4 वीक के अंदर होता है। वैसे भी हो सकता है, लेकिन इसकी ज़्यादा प्रेवलेंस जो है वो बच्चा देने के फ़ौरन बाद 2 से 4 वीक के अंदर इसकी प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा होती है, ये बीमारी ज़्यादा होती है इस दौरान। तो जब हम इसकी काजेज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली काजेज़ है फास्फोरस डेफिशिएंसी, क्योंकि जो इस सीज़न के अंदर होते हैं हम ज़्यादातर जानवरों को लोग सरसों डालते हैं, ब्रासिका प्लांट जिसको हम कहते हैं, या जो टर्निप्स हैं इनके लीव्स डालते हैं, सब्जियों के लीव्स वगैरह डालते हैं। तो इन जो चारों के जो लीव्स हैं इनके अंदर फास्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो जब फास्फोरस डेफिशिएंसी होगी तो ये जानवर के अंदर जो है सरसों है, रया है, टर्निप्स के लीव्स हैं, सब्जियों के लीव्स हैं, किसी भी चीज़ के आप ये लीव्स डालेंगे तो इसमें फास्फोरस की कमी होती है। जब फास्फोरस की कमी होगी तब ये चारा डालेंगे तो जानवर के अंदर फास्फोरस की कमी की वजह से पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा। एक और वजह कि हमारी जो ज़मीन है इसके अंदर लोग चारे में डीएपी बहुत कम डालते हैं। बहुत कम लोग हैं जो चारे में डीएपी डालते हैं। जब डीएपी नहीं डालेंगे तो भी फास्फोरस की कमी होगी। जब फास्फोरस की कमी होगी तो पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। 6 सूए वाले जानवर जो उनमें ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, जैसा कि बरसीम का मौसम शुरू हो जाएगा तो बरसीम या हो गया या राया हो गया, ये जो प्लांट्स हैं इनके लीव्स के अंदर जो है वो सेपोनिन होता है। जैसे आप कहेंगे आपने चारा की कुतराई करते हैं तो झाग पैदा होती है, वो झाग जो है वो सेपोनिन की वजह से पैदा होती है। तो ये जो सेपोनिन है ये फास्फोरस को जो चारे के अंदर होता है, ये जिस तरीके से उसको बाइंड कर लेता है और बाइंड करने के बाद फीस के जरिए बाहर निकाल देगा और फास्फोरस की कमी का सबब बनता है। जब ये फास्फोरस को बाइंड कर लेता है तो फास्फोरस खून में नहीं जा सकेगा और इसकी वजह से हेमोलिसिस हो जाएगी और जानवर में रक्त मूत्रा या पीपीएच के चांसेस बढ़ जाएंगे। कॉपर डेफिशिएंसी इज आल्सो एक फैक्टर है। इसका डेफिशिएंसी भी इसकी एक काज है। कॉपर जो प्रिकर्सर है वो भी एक प्रिकर्सर है सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज एंजाइम का, जो कि हीमोपोएसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, खून की प्रोडक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो जब कॉपर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये भी एक काज है कि जानवर के अंदर पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, रक्त मूत्रा, सरकन हो सकती है। इसके अलावा आपके जानवर ने कोई ठंडा पानी पी लिया, रात सर्दी थी और पानी खड़ा उसने पी लिया, तो उसकी वजह से भी ये पीपीएच के चांसेस होते हैं। ये तो थी इसकी चंद वजूहात। अब फास्फोरस का क्या रोल है? फास्फोरस जो है, जैसे हम एक कमरा बनाते हैं और कमरे की दीवारें जो हैं वो ईंटों से बनाते हैं और उसमें सीमेंट डालते हैं ताकि उसकी बाइंडिंग रहे, तो जो खून का एक खुलिया होता है उसकी दीवार फास्फोरस बनाता है। जब फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो खून के जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी वाल कमज़ोर हो जाएगी और वो फटना शुरू हो जाएंगे, रप्चर होना शुरू हो जाएंगे। जब वो रप्चर होना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो जानवर है उसके पेशाब से खून आना शुरू हो जाएगा और उसमें वीकनेस के चांसेस भी हो जाएंगे। तो हेमोलिसिस होगी और पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाएगा। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया के केसेस जो हैं वो ज़्यादातर दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3-4 मंथ के आते हैं, क्योंकि सर्दी भी होती है और जो चारे हैं इस सीज़न के उसमें फास्फोरस की कमी होती है, तो उसकी वजह से इसमें के चांसेस जो हैं इस सीज़न के अंदर जो है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन अलामात की बात करते हैं तो पहली अलामत यह है कि जानवर के पेशाब से खून आना शुरू हो जाता है। जानवर में खून की कमी की वजह से अनीमिया हो जाता है। उसमें साइंस क्या है कि उसकी जो आंख की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी वुल्वा की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाती है, पीली हो जाती है। तो
म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर जो है वो वाइटिश हो जाता है। इसके अलावा जानवर के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जब खून की कमी होगी तो मैदे की जो हरकत है र्यूमन स्टेसिस हो जाती है। मैदे की जो हरकत है वो पूरी नहीं होती और जानवर जो है आपका कब्ज की तरफ चला जाता है या वो फीसस करता है तो सख्त करता है। टर्मिनल स्टेजेस के अंदर क्योंकि आरबीसी रप्चर हो चुके होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन जिस्म का पूरी नहीं करता। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जानवर तेज़ी से साँस लेगा ताकि वो अपने जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करे। तो हाइपर रेस्पिरेशन होती है, मतलब जानवर तेज़-तेज़ साँस लेता है, तो पीपीएच के अंदर ये भी हो जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की भी कमी हो जाती है। जब जानवर खाता-पीता कम है, नहीं खाता तो उसमें कीटोसिस के भी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। जानवर के अंदर वीकनेस है, टेकिकार्डिया है, दिल की धड़कन का बढ़ जाना है, ये इसकी अलामात हैं। और जब हम उसकी तशख़ीस की बात करते हैं तो मैं बारहा आपसे कहता हूँ कि अपने मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर से राब्ता करें, क्योंकि जो पोस्ट पार्चर हीमोग्लोबिन यूरिया है ये आपको 2-3 डिजीज़ से कन्फ्यूज़ करता है। जो आपका मुस्तनद वेटरनेरियन है वो आके देखेगा कि क्या ये जो है हीमोग्लोबिन यूरिया है या हीमाचोरिया है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन यूरिया होगा वो फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, कॉपर डेफिशिएंट इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी हो सकता है, वाटर एंड साल्ट पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है। और अगर ये हीमाचोरिया है, हीमाचोरिया जो है वो सिस्टाइटिस की वजह से हो सकता है, यूरोलिथिस की वजह से हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आपने इसको 3-4 डिजीज़ से डिफरेंशिएट करना है। एक है बेबीजियोसिस। बेबीजियोसिस से आपने इसे डिफरेंशिएट कैसे करना है कि आपका जो वेट आएगा वो पूरी हिस्ट्री लेगा, जानवर का टेम्परेचर देखेगा। अगर जानवर को टेम्परेचर है, टिक्स की हिस्ट्री है, वो कॉफ़ी कलर यूरिन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये बेबीजिया है, फिर उसका उस तरीके से इलाज किया जाएगा। जब हम पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपको जो मुस्तैद वेटरनेरियन है वो आपको प्रॉपर उसमें के लिहाज से गाइड करेगा। लेकिन पहला काम आपने जो करना है कि अगर ये पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया है तो अगर आप उसको राया डाल रहे हैं, बरसीम डाल रहे हैं तो उसका चारा बंद कर दें। ये चारा ख़त्म कर दें, कोई मक्की, कोई साइलेज, कोई दूसरा चारा जानवर को फ़ौरन स्टार्ट कर दें ताकि जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप जानवर में सोडियम एसिड फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम एसिड फास्फेट आप पोरोस भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप में भी लगा सकते हैं, सब कट भी लगा सकते हैं। इस तरह टोल्डम फास्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, विटामिन D3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन C का इस्तेमाल कर सकते हैं। N-एसिटाइलसिस्टीन ड्रिप के अंदर उसकी प्रॉपर डोज जो है आपका वेटरनेरियन जो है वो प्रॉपर डोज बना के उसको आप इन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा लिवर टॉनिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर डोज के अंदर। जो आपका वेटरनेरियन है वो आपको प्रॉपर डोज बताएगा, क्योंकि हीमोपाइसिस के अंदर इसका बड़ा ही रोल है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर सकते हैं। इस केस के अंदर बस कुछ केसेस रहते हैं जिसमें जानवर की ज़िंदगी बचाने के लिए आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी होती है। तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में वेट्स ख़ास तौर पे लाज़मी सोचा करें, क्योंकि इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप 3 से 4 लीटर जानवर को ब्लड लगा देंगे तो जानवर की लाइफ जो है वो बच सकती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के साथ-साथ आपने पहले ही दिन से जानवर में बोन फास्फेट जो DCP पाउडर है, चाहे वो बोन फास्फेट के नाम से आ रहा है, पी लाइनर के नाम से आ रहा है, जिसका सोर्स बोन्स हो, तो वो जानवर को 1.5 से 200 ग्राम आपने डेली लाज़मी स्टार्ट करा देना है। एक अच्छा मिनरल मिक्सचर जानवर को बहुत ज़रूरी है, वो आपने साथ दें। जानवर को कब्ज़ ना होने दें, उसके अंदर आप परगेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैक्सेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर बेहतर हो जाएगा। अब आते हैं प्रिवेंशन पे, जो मेरी वीडियो का फार्मर को अवेयरनेस के लिए बेहतरीन पैगाम होता है। और प्रिवेंशन में कि आपके जानवरों को भी कुछ अरसा पड़ा है, आपके भैंसें ख़ास तौर में, क्योंकि भैंसों के अंदर ये केसेस ज़्यादा आते हैं। तो मेरा मकसद होता है कि आपको अवेयरनेस दी जाए ताकि आपका जानवर बीमार ही ना हो। जब बीमार ही नहीं होगा तो आप बेहतर होंगे, जब फार्मर बेहतर होगा तो मुल्क बेहतर होगा। तो आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि जो राया है या सब्जियों के जो पत्ते हैं वो जानवर को ना खिलाएं। और ख़ास तौर पर उस जानवर को, उस भैंस को, भैंसों में केसेस ज़्यादा होते हैं, गाय में कम होते हैं, गाय में भी हो सकते हैं। तो जानवर को जिन्होंने रिसेंटली पार्चुरेट किया, जिन्होंने अभी बच्चा दिया, और उनको 1 मंथ तक आपने कोशिश करें कि राया इसका इस्तेमाल ना करें, सब्जियों के पत्ते वगैरह ना खिलाएं, ताकि उनमें ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी ना आए। पहला काम आपने ये करना है। दूसरा, चारे की बिजाई आपने कर ली है या कर रहे हैं तो उसमें DAP का इस्तेमाल लाजमी करें। DAP को जानवर के चारे में वाली ज़मीन में आप डालेंगे तो उससे भी फास्फोरस की कमी के चांसेस
कम हो जाएंगे। मैं अक्सर फार्मर को ये कहता हूं कि इस मौसम के अंदर आपके जानवर ने अगर बच्चा दिया है, जैसे ही आपकी भैंस ने बच्चा दिया है, तो आपने उसको डीसीपी पाउडर वाजिब समझ के इस्तेमाल करना है। बोन फास्फेट पी लेना, जो मुख्तलिफ कंपनी का आ रहा है, अच्छा मिनरल मिक्सचर। जैसे ही उसने बच्चा दिया है तो ये आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 मंथ आपने उसका डीसीपी पाउडर और अच्छा मिनरल मिक्सचर बंद नहीं करना। क्योंकि जब अगर आप उसको चारा दे रहे हैं फास्फोरस डेफिशिएंसी वाला, लेकिन अगर आप 150 से 200 ग्राम उसको डीसीपी पाउडर दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके जानवर के अंदर जो है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया के केसेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये बेहतर सजेशन होती है कि अगर इस सीजन के अंदर आपने जानवर को मिनरल मिक्सचर और डीसीपी बिल्कुल ही बंद नहीं करना। इसके अलावा जानवर को आप व्हीट ब्रेन, जिसको हम चोकर कहते हैं, चोकर का इस्तेमाल करें। चोकर तो एक रिच सोर्स है फास्फोरस का। फास्फोरस चोकर के अंदर बहुत अच्छी मिकदार में होती है। और दूसरा चोकर जो एक अच्छा लेक्सेटिव भी है कि ये कब्ज वगैरह जानवर को नहीं होने देता। इस तरह इस सीजन के अंदर अगर आपका कोई जानवर बच्चा दे रहे हैं तो उनमें आप विटामिन D3 का इंजेक्शन लगा दें, उनको बी कम्प्लेक्स देते रहें ताकि हीमोपोएसिस बेहतर हो, कोई आयरन का सोर्स दे दें, कोई कॉपर के बोलस आप उसमें इस्तेमाल करा दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित ही होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोई छोटी वीडियो बनाऊंगा कि इस बीमारी के लिए जो देसी रेमेडीज़ हैं, जो देसी इलाज लोग करते हैं, उनकी क्या हकीकत है, उनमें कौन सी चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, कौन सी नहीं है। तो कोशिश करूँगा कि वो वीडियो में आपको, छोटी सी वीडियो में वो चीज़ें मैं शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए देखते रहें डॉक्टर्स वेटनी क्लिनिक। अस्सलामु अलैकुम।